डीमार्ट अपने ऑल टाइम हाई से 30% लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में ही डीमार्ट में 18 से 20% की सेलिंग आ चुकी है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है डीमार्ट में, कि आने वाले टाइम में डीमार्ट बाउंस बैक करेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं गाइस कि डीमार्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी और थोड़े और एनालिसिस करने के बाद, मार्केट का ओवरव्यू एनालिसिस करने के बाद क्या लगता है कि डीमार्ट क्या इधर से बाउंस बैक कर सकता है, कि डीमार्ट का गेम ओवर हो चुका है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग डीप डाइव टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्केट्स का। अभी हम लोग डीमार्ट का चार्ट है आपके सामने है। मैं इस चार्ट को पहले तो डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊंगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 25 सितंबर से लेके अभी तक अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो आप देखोगे इसके, अगर मैं जो रीसेंट हाई है उससे अगर मैं अभी तक के सेलिंग की बात करूं तो 28% की सेलिंग आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा नंबर है। ठीक है, अभी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊँ तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है, ये जो मैंने यहाँ पर मार्क करा है, ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल था, यानी कि 5926, मोटा मोटी 6000 के आसपास का लेवल था। अभी अगर आप देखोगे तो ये आज की क्लोजिंग, यानी कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वेंसडे को बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देखोगे थर्सडे को। तो वेंसडे के दिन डीमार्ट ने अपने प्राइस का जो क्लोजिंग दिया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जो क्लोजिंग दिया है वो है 4171, यानी कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 29% डाउन है। ठीक है, अभी अगर मैं इसका जो अगर मैं रीसेंट हाई से बात करूं तो रीसेंट हाई से भी अभी तक मैं नहीं बोल के ये 24-25% डाउन चल रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी आराम से इसने 19% का सेलिंग दिखा दिया है। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या डीमार्ट में हम लोग को आने वाले टाइम में और सेलिंग कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है क्या। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं पहले आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ या मंथली टाइम फ्रेम पर ही पहले हम लोग देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डबल टॉप पैटर्न जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर एक टॉप है, दूसरा टॉप यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये नेकलाइन है जो कि 3400 के आसपास के लेवल की नेकलाइन बनती हुई आ रही है। अभी अगर आप लोगों को ये डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी चैनल पे एक चार्ट पैटर्न का वीडियो है, आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वीज़ करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं कौन से ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे 2019 मई से जब डीमार्ट का प्राइस था 1300 रुपये के आसपास। ठीक है, 1300 रुपये के आसपास से डीमार्ट ने इस प्राइस को अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया है और अच्छा खासा उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे जब डीमार्ट इस प्राइस पे आया था, यानी कि अपना ऑल टाइम हाई बनाया था डीमार्ट ने 2021 अक्टूबर में, तभी डीमार्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रेड कर रहा था। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो शायद आप लोग को 200 डे जो मूविंग एवरेज है वो दिखेगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे जो ब्लू लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा उससे दूर ट्रेड कर रहा था। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा जो मूविंग एवरेज होता है 200 डे, 50 डे, 100, जो भी आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, तो उसको उससे ज़्यादा दूर जाएगा ना कोई भी स्टॉक है इंडेक्स, तो उसके पास उसको आना पड़ता है या तो कंसोलिडेट करना पड़ता है ताकि 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक प्राइस के या इंडेक्स प्राइस के आसपास पहुंच जाए। तो आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट आई थी 2021 से, गिर के स्टॉक वापस 6000 के प्राइस से गिर के 3300 के आसपास आ गया था। ठीक है, वापस 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, काफ़ी टाइम इधर कंसोलिडेट किया, एक ही रेंज में था, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस अच्छा खासा ऊपर गया, 5400 का कहीं ना कहीं इसने अपना जो लेटेस्ट हाई है वो बनाया था। अभी फिर से अच्छी खासी गिरावट आई है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ज़्यादा ये इतना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा मुझे करेक्शन के हिसाब से नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है। अभी डीमार्ट में सेलिंग मुझे कब लगता है कि कब आ सकती है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब ये डीमार्ट इस लेवल को ब्रेक करेगा।
ठीक है, ये वाला जो लेवल है 3300 के आसपास का लेवल, ये लेवल को अगर जब ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं डीमार्ट के अंदर सेलिंग आने की दिख सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्योंकि आप देखोगे ये लेवल को पहले इसने जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 पे, तभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया, पुल बैक लिया, ब्रेकआउट करा, उसके बाद जब गिरावट भी आई थी अपने ऑल टाइम हाई से, जो उसका एक्चुअल ऑल टाइम हाई था, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बना के फिर कहीं ना कहीं अच्छा सेलिंग आया, अच्छा खासा बाइंग आया था। फिर उसके बाद इसी लेवल के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, और उसके बाद जो सपोर्ट जो मतलब जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सपोर्ट है वो भी था। तो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रिपल लेयर इधर सपोर्ट मिला, और उसके बाद कहीं ना कहीं डिमांड ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ था। तो अभी अगर यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन मान लो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखा के अगर डिमांड नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं डिमांड के अंदर फिर अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, और फिर ये कहीं ना कहीं इसका प्राइस 2500 के आसपास भी हम लोग को जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा कंसर्निंग बात नहीं लग रही है, अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर है। अगर यहाँ पर मुझे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है, तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं आप लोगों को एक और एक चीज़ बता देता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि डीमार्ट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अभी मैं डीमार्ट में बाइंग पोजीशन अपनी बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मार्केट में और कौन सी दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। डीमार्ट से अगर मुझे कोई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद मैं उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद करूँगा या पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। अगर नहीं मिलेगी तो मैं डीमार्ट में भी पोजीशन अपनी बना सकता हूँ। ये जो भी वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कृपया करके अपना डिसीजन, बाय या सेल का डिसीजन मेरे इस वीडियो देखकर नहीं बनाना। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद और ओवरऑल इंडस्ट्री एनालिसिस देखने के बाद आप लोगों को कैसे एक स्टॉक को या एक कंपनी को कैसे पिक करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से या एक स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर्स लोग के लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा रुचि नहीं है आपकी, तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो। आप बाकी सारे वीडियोस जो दूसरे हमारे चैनल पर है आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो अगर डीमार्ट में एंट्री बनानी होगी तो मैं कब बनाऊंगा कि यहाँ पर मुझे अगर एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाए जिसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो तो मैं उसके अंदर अपनी एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ। अगर आप देखोगे कि काफ़ी टाइम पहले, अभी ये जो वॉल्यूम आया है इसके पहले इतना अच्छा वॉल्यूम इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया था 2021 में। 2021 के बाद पहली बार इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है जिसके अंदर गिरावट भी ज़्यादा थी। ये पिछले मंडे की बात है, 14 तारीख की बात है, तभी अच्छी खासी गिरावट दिखी गई थी डीमार्ट में। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम था इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे ऐसे ही हाई वॉल्यूम के साथ या अगर इसका मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं, अगर इसका आधे से ज़्यादा भी वॉल्यूम मुझे दिख जाए और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखे, साथ ही साथ ये जो रेड वाली जो कैंडल है यानी कि ये वाली जो कैंडल है, इसका अगर हाई ब्रेक करके क्लोजिंग मिलती है मुझे वीकली टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, तो मैं कहीं ना कहीं डीमार्ट में थोड़ी बहुत पोजीशन बनाने की सोच सकता हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे मुझे फॉलोअप मिलेगा, 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेक होगा, तो वैसे वैसे धीरे धीरे मैं और अपने पोजीशंस बना सकता हूँ। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल अभी तक मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा वो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर और मार्केट में और दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो ये तो हो गया फिलहाल इसका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया डीमार्ट मेरे जैसे इस लेवल के नीचे चला जाएगा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डीमार्ट कैसा नजर आ रहा है। बाय द वे, फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो आप जब सब्सक्राइब करोगे तो उसके बगल में आपको एक नोटिफिकेशन की घंटी दिखेगी, वो भी दबा देना ताकि हमारे चैनल के जब भी नए वीडियो आएंगे तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जोमेटो का वीडियो डाल चुका है, नेस्ले का वीडियो डाला था पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते मैंने बीकाजी का भी वीडियो डाला था, तो आप वो सब भी जाकर देख सकते हो। आईपीओ के वीडियोस भी है, साथ ही साथ जो डेली शॉर्ट्स भी डालते हो, जो इंट्राडे के लेवल्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो भी है, तो आप वो सब भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ डीमार्ट। अभी डीमार्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन
वैल्यूएशन है। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि बताया कि 4150 का है। डिविडेंड तो ये लोग ने दिया नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है। स्टॉक का पी 101 का चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का पी 53 का है, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं पीई के हिसाब से ओवर वैल्यूड तो नज़र आ रहा है। ROE 14.5% का है, ROC 19.5% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 74.6%, यानी कि जितना सेबी ने जो जो रेस्ट्रिक्शन रखा है कि 75% के नीचे होना चाहिए प्रोमोटर का होल्डिंग, या मैक्सिमम 75% होना चाहिए रादर, तो उसके आसपास ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज, यानी कि प्रमोटर ने अपने कोई भी स्टॉक को या कोई भी होल्डिंग को कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, जो कि एक और एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, सिवाय स्टॉक पीई के, अगर सिर्फ मैं पीई को आइसोलेशन में देखूँ तो। और बुक वैल्यू भी अगर देखो तो बुक वैल्यू 309 की है, बट स्टॉक 4156 पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बुक वैल्यू अपने से 12-13 गुना ज़्यादा, स्टॉक अपने से 12-13 गुना ज़्यादा बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी अगर जैसा कि आप लोगों को पता रहेगा कि मेरे को स्क्रीनर ये एक फीचर के वजह से ज़्यादा पसंद है। डीमार्ट के बारे में इधर लोग ने लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो महाराष्ट्र में 103 स्टोर्स है ये लोग के, और गुजरात में 57 स्टोर, तेलंगाना में 36 स्टोर्स है। ठीक है, टोटल डीमार्ट के पास 2023 तक, और ये सब जो भी स्टोर्स थे ये सब 2023 तक का डेटा है, 366 स्टोर्स से 22 सिटीज़ में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग का रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे तो 56% है वो सब फूड्स से आता है, और जो 21% है वो नॉन फूड से आता है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल से 23% आता है। अभी फूड्स तो आप लोगों को समझ गए, जो भी राशन होता है, चावल, दाल, आटा, घी, वो सब कुछ फूड्स में आ गया। नॉन फूड्स FMCG सेक्टर क्या होता है, जो हो गया आपका साबुन, ठीक है, कॉलगेट, वो सब हो गया अपना नॉन FMCG या नॉन फूड्स में FMCG वाला। शैम्पू, तेल, वो सब, क्योंकि वो खा रहे नहीं हो ना आप, वो यूज़ करो, लेकिन वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ही है। ठीक है, तो इसके लिए वो नॉन फूड्स FMCG में आता है। अपैरल्स और जनरल मर्चेंडाइज सब में जो बेडशीट सब होता है, कर्टन्स होते हैं, कपड़े होते हैं। आप डीमार्ट में देखोगे तो डीमार्ट में आप लोगों को चप्पल भी मिलेगा, शर्ट पैंट भी मिलेगा, रुमाल भी मिलेगा, तो ये सब अपैरल्स में आ जाता है। ठीक है, अगर इसके अंदर आप देखोगे तो और भी इधर लोग ने 34 स्टोर्स और ऐड करे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच से काम करते हैं। अभी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन का एक मतलब होता है कि मान लो जैसे मैंने मैंने अपना एक सुपरमार्केट खोला है, एक मॉल खोला है मैंने, अभी मुझे वो मॉल को ग्रो करना है या एक बिज़नेस को ग्रो करना है मान लो, तो मुंबई में मेरा एक स्टोर है। ठीक है, अभी मुंबई ऑब्वियसली महाराष्ट्र में आता है, तो मुझे अगर नया स्टोर गुजरात में खोलना है तो मैं पहले एक स्टोर मुंबई में रखने के बाद डायरेक्टली गुजरात में नहीं खोलूँगा। मैं पहले महाराष्ट्र के सारे जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में पुणे हो गया, सोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, जितने भी जगह, नासिक वो सब हो गया, सब जगह मैं अपनी प्रेजेंस बनाऊँगा, ताकि महाराष्ट्र का एक रीजन पहले मैं एक्वायर कर लूँ, पूरा जो एक स्टेट है वो पूरा मैं एक्वायर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे स्टेट में जाऊँ या दूसरे रीजन में जाऊँ, फिर वही सेम चीज़ मैं दूसरे रीजन में करूँगा, उसके बाद मैं तीसरे रीजन में जाऊँगा। तो ये लोग का यही अप्रोच रहता है, जो कि इधर लिखा हुआ है। The company follows a cluster-based expansion approach for penetrating areas where they are already present before expanding to newer regions। ठीक है, तो यही सेम चीज़ ये लोग ने लिखा है। The company has opened its new store at बिंडायका, अगर मैंने गलत नाम ले लिया तो माफ़ कर देना, राजस्थान, जौहरापुरम, आंध्र प्रदेश, निज़ामपेट, तेलंगाना इन दिसंबर 2023। ठीक है, कन्वर्टिंग स्टोर्स फॉर ई-कॉमर्स। अभी डीमार्ट को डेफिनेटली ये चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो ये होता है, क्या बोलते हैं, फूड डिलीवरी, वो सब ऐप्स वो सब है, या फिर ये जो जियो मार्ट है, अमेज़ॉन का भी अमेज़ॉन पैंट्री है, फिर उसके बाद जियो का राशन वो सब आप ले सकते हो, मतलब जियो से आप राशन ले सकते हो, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सब पे भी राशन मिलता है। तो ऑब्वियसली डीमार्ट को ये पता है कि कहीं ना कहीं ये लोग को डिजिटलाइजेशन पे भी जाना पड़ेगा, उधर भी फोकस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग ने ऑलरेडी ये लोग के 2 स्टोर्स को, द कंपनी क्लोज डाउन 2 ऑफ इट्स स्टोर्स इन मुंबई ऑन August 20 एंड कन्वर्टेड द सेम इनटू लोकल फुलफिलमेंट सेंटर फॉर ई-कॉमर्स डिलीवरीज। ठीक है, और ये पहली बार कंपनी ने IPO के बाद करा है कि कोई स्टोर को ये लोग ने बंद करा हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी की एफिशिएंसी भी पता चलती है कि ये लोग नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 6-8 सालों में पहला कोई स्टोर वो लोग को बंद करना पड़ा हो,
कोई भी रीज़न के वजह से पहला कोई स्टोर वालों को बंद करना पड़ा हो, तो इससे पता चलता है कि जो ये लोग का जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी अगर जैसे मैं खुद डीमार्ट के लिए अगर मैं शॉपिंग करता हूँ, अगर मैं यूजुअली तो मैं खुद ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि स्टोर में जाके शॉपिंग करना, बट अगर मान लो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं खुद कितनी बार जो डीमार्ट का जो ऐप है मैं उससे मंगा लेता हूँ। कुछ भी अगर सामान चाहिए रहेगा तो 1-2 दिन में घर पर डिलीवर हो जाता है, और जो डिलीवरी प्राइस है वो भी सिर्फ 49 रुपीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है कि घर पर बैठे बैठे मैं ऑर्डर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जेप्टो ब्लिंकिट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से एक यूज टू भी हो जाता है, फेमिलियरिटी भी हो जाती है और घर से निकलना नहीं पड़ता है। दूसरा, उसका डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 49 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे मॉनिटरी बेनिफिट भी दे रहा है, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मुझे 100-150 रुपये ऑटो के, कैब के लग जाएंगे सिर्फ जाने के, फिर रिटर्न आने के 100-150 रुपये, तो 300-400 रुपये तो हो गए। फिर उसके बाद मैं सब सामान ढूंढूंगा, भीड़ में इकट्ठा होकर सब करूँगा, ट्रॉली में डालूंगा, बिलिंग लाइन में लगूंगा, अलाना फलाना, फिर वही 2-3 बैग उठा के मैं खुद ही घर पे लेके आऊँगा। उससे अच्छा मैं 49 रुपीज़ दे के सेम सामान मुझे जहाँ पर जो खरीदना है वही सेम सामान में 49 रुपीज़ में मेरे घर तक आ रहा है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एक कन्वीनियंस की बात हो जाती है। बट अगेन सब कुछ डिपेंड करता है कि अगर मुझे जाना है नहीं जाना है। यूजुअली तो मैं खुद जाना प्रेफर करता हूँ फिजिकली, बट अगेन जैसा कभी टाइम नहीं रहेगा तो मैं ऑनलाइन भी मंगा लेता हूँ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी डीमार्ट का सबसे ज़्यादा कंपटीशन किधर से आ रहा है? ई रिटेल से। आप देखोगे इंडियन कंज्यूमर्स, अमेजॉन पैंट्री एंड जियो मार्ट हैज एस्टेब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस इन मेजर सिटीज़ एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात भी हो जाती है। क्योंकि कैसा है कि डीमार्ट अगर पहले सिर्फ एक अकेला एक मेजर सुपर मार्केट था, अभी जियो मार्ट और अमेजॉन पैंट्री के आने की वजह से कहीं ना कहीं डीमार्ट पे थोड़ा सा वो हो गया, कंपटीशन का एक प्रेशर आ गया, तो इनोवेशन करने का नहीं, तो फिर है ना एक हो जाता है कि कंपनी एक स्टैगनेंट हो जाती है, कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखता है। तो इसके अंदर अभी ये लोग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से ये लोग अपना डिजिटल या इंटरनेट के ऊपर भी अपना प्रेजेंस ये लोग बना सके। ठीक है, अगर अभी ये लोग देखोगे तो ये लोग ने 1300 करोड़ का ऑलरेडी 2021 में ये लोग ने क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर किया, कैपेक्स डाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि ये लोग और एक्सपेंशन कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोग ने फरवरी 2020 में ये लोग ने 4098 करोड़ भी उठाए थे कि और एक्सपेंशन इन लोग को करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर ये भी लिखा है कि द फाउंडर राधाकृष्ण दमानी जी सोल्ड अ 2.28% स्टेक ऑन Feb 17, 2020 through OFS to comply with the minimum public shareholding mandate, and consequently the promoter group holds 74.99% stake in the company। ठीक है, तो काफ़ी बारी आप लोग ने सुना होगा कि काफ़ी सारी बुक्स में लिखा होता है, काफ़ी सारी जगह पे लिखा होता है कि अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स बेच रहे तो वो बुरा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रमोटर्स को ज़रूरी नहीं, अभी जैसे इस केस में तो 2.5% के आसपास, 2.25% के आसपास राधाकृष्ण दमानी ने माल बेचा, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको सेबी के रेगुलेशन से कंप्लाई करना था, उनको 75% के नीचे वो लोग प्रमोटर होल्डिंग लानी थी, इसके लिए उन्होंने बेचा। काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि अगर उनको कुछ बड़ा ऑर्डर लेना होगा या कुछ ज़रूरत आगे पैसों की, तो 1-2% बेच दिया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 1-2% की जगह अगर 20-30% अगर बेच दिया, 15-20% बेच दिया, तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है कि प्रमोटर ने एक ही टाइम पे 15-20% माल कैसे बेच दिया। ठीक है, तो वो ज़्यादा कंसर्निंग सी बात हो जाती है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस पे भी ऑलरेडी प्रोज एंड कॉन्स में लिखा है, कंपनी इज ऑलरेडी डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ 23%, कैगर ओवर लास्ट 5 years, मीडियन सेल इज 28.3%, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.4 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा। दो द कंपनी इज रिपीटिंग रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक बुरी बात है कि ऑब्वियसली आप प्रॉफिट बना रहे हो बट आप डिविडेंड दे नहीं रहे हो। लेकिन इसके वो कहते हैं ना, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसा ही चीज़ है कि काफ़ी सारी कंपनी जब डिविडेंड देती है, यानी कि वो लोग को ये पता रहता है या वो लोग को ये नहीं पता रहता है कि ये जो हमारे पास पैसा आ रहा है कंपनी में, इस पैसे का हम लोग करें क्या, क्योंकि वो लोग ने एक्सपेंशन इतना कुछ कर दिया है, तो वो लोग के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो फिर वो लोग के पास नए आइडियाज़ नहीं है एक्सपेंशन के लिए, तो वो लोग अपने इन्वेस्टर्स को पैसे दे देते हैं डिविडेंड के रूप में। लेकिन अगर दूसरी ओर अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो उसका ये भी मतलब होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के लिए सोच रही है
कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग ने अभी तक सिर्फ 5 जगह ही अपने स्टोर है, बाकी और 20 जगह हम लोग को अपने स्टोर खोलने हैं, तो हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देने से अच्छा कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे और एक्सपेंशन करेंगे, और जब हम लोग को ऐसा लगेगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और अभी इधर से और ग्रो नहीं कर सकती है, तो तब हम लोग इन फ्यूचर में डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब नज़रिया होता है देखने का। ठीक है, अभी पीयर कंपैरिजन की बात करते हो, ये लोग पीयर ट्रेंड है, ट्रेंड यानी कि जूडियो, ब्रेन बीज, रेड टेप, वी मार्ट, ये सब है, आप जाके देख सकते हो। सेल्स की बात करेंगे तो 2021, अभी अगर मैं पहले आप लोग को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से दिखाऊँ, ये जो प्राइस है 3980, या अगर इसका मैं करंट मार्केट प्राइस भी देख लूँ जो 4160 का था, यही सेम प्राइस आपको पिछली बार कब दिखा था? सितंबर 2021 में। ठीक है, सितंबर 2021, 13 सितंबर 2021 का जो वीक था उसी के आसपास ये वाला प्राइस दिखा था। सितंबर 2021 में इनकी सेल्स थी 7790 करोड़ के आसपास। ठीक है, अभी सितंबर 2024 में वो सीधा डबल हो गई है 14,500 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो प्राइस, स्टॉक प्राइस अभी भी उतना ही चल रहा है जो 3 साल पहले चल रहा था, लेकिन जो सेल आई है वो उससे डबल हो चुकी है। ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस में मतलब बाइंग आई थी, उसके बाद अभी एक करेक्शन पे आया है, इसीलिए स्टॉक प्राइस अभी उस प्राइस पे चल रहा है जो 3 साल पहले चल रहा था। बट कहने का ये मतलब है कि जो स्टॉक प्राइस है वो अभी भी क्या कहते हैं, ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से बात करूँ तो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 670 करोड़ था, वो बढ़कर 1094 करोड़ हो गया। प्रॉफिट मार्जिन पहले 9% था, अभी घटकर कहीं ना कहीं 8% हो गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में था 418 करोड़, अभी बढ़कर वो 660 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि मोटा मोटी 50% का तो प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में तो आराम से ग्रोथ आया हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग P&L स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स ऑब्वियसली 2013 में थी 3,340 करोड़, अभी वो बढ़कर 50,000 करोड़ हो गई है। समझ रहे हो आप? अगर मैं सिर्फ 2021 से भी बात करूं तो 24,000 करोड़ से 50,000 करोड़, जैसे कि मैंने मतलब हम लोग ने ऊपर भी डिस्कस करा कि डबल हो गया। 1700 करोड़ 1750 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,100 करोड़ हो गया है, यानी कि 2.5 गुना हो गया है। ठीक है, टैक्स वैक्स की बात करें, ऑपरेटिंग पहले प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। पहले 2021 में ओवरऑल पूरे साल का प्रॉफिट मार्जिन ये लोग का 7% था, यहाँ पर पूरे साल का 8% है। ठीक है, टैक्स ये लोग 2021 में 26% दे रहे थे, यहाँ पर अभी 27% दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, 2021 में 1100 करोड़ का ये लोग ने नेट प्रॉफिट कमाया, अभी यहाँ पर 2,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, जो कि अगेन 2.5 गुना एग्जैक्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में ग्रोथ तो नज़र आ रही है। प्राइस, जो प्राइस के हिसाब से स्टॉक प्राइस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, बट वैल्यू के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूज़ ग्रो होती जा रही है, वो डेफिनेटली इधर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से। 10 साल के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 27%, 5 के हिसाब से 20% और 3 साल के हिसाब से 28%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के हिसाब से 32%, 5 साल के हिसाब से 23%, 3 साल के हिसाब से फिर से 32%। स्टॉक प्राइस 5 साल के हिसाब से 17%, 3 साल के हिसाब से -3%, 1 साल के हिसाब से 13%। और रिटर्न ऑन इक्विटी 14 के हिसाब से चल रहा है। ये सब कुछ CAGR के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो अगर आप देखोगे रिजर्व्स पहले 250 करोड़ थे आज से 11 साल पहले, अभी वो बढ़कर 18,000 करोड़ हो गए। ठीक है, आप उसका खुद ही मल्टीप्लिकेशन कर लेना कि कितने गुना बढ़ गए हैं। अगर मैं वापस 2021 के हिसाब से बात करूँ, अभी आप लोग सोचते रहोगे कि मैं बार बार 2021 का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 2021 के हिसाब से ट्रेड कर रहा है या उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और सिर्फ 2021 का ही क्यों, क्योंकि ये प्राइस तो इसके मतलब 2022 में भी आया है, 2023 में भी ये प्राइस दिखा है, लेकिन जो सबसे पहली बार जब ये प्राइस दिखा था तभी 2021 चल रहा था, इसलिए मैं 2021 का ले रहा हूँ, जो सबसे पुराना वाला जो टाइम था जिधर ये स्टॉक प्राइस दिखा था। तो अगर आप देखोगे 2021 में भी 11,500 करोड़ का रिजर्व था, अभी बढ़कर वो 18,000 करोड़ का रिजर्व हो गया, यानी कि आराम से इसके अंदर भी 50-60% का जंप आ गया है। उसके अलावा या उसके अगेंस्ट में अगर मैं बोरोविंग की बात करूँ तो 393 करोड़ की बोरोविंग्स थी और बढ़कर वो 592 करोड़ की बोरोविंग हो गई है। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं सितंबर तक का डेटा देखूँ तो 19,500 करोड़ का इसका ये हो गया है, रिजर्व्स हो गया है, और बोरोविंग बढ़ के 713 करोड़ की हो गई है। तो मोटा मोटी 80% बोरोइंग्स तो डेफिनेटली बढ़ी है।
बट अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रिजर्व्स की बात है वो भी कहीं ना कहीं 60-70% आराम से बढ़ गया है, ठीक है। और बोरोविंग्स में भी अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को पता चलेगा जो लीज लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। ये लोग की ना शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, लीज लाइबिलिटीज़ यानी कि जो भी ये लोग ने क्या बोलते हैं, जो भी ये लोग की शॉप्स वो सब है, वो उनका कुछ लीज वो सब रहेगा, कुछ रेंट रहेगा, शॉप का रेंट हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट का रेंट हो सकता है, वो लोग को देना होगा। सिर्फ वो ही 713 करोड़ है, बाकी ये लोग का ना ये लोग ने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ वो सब में भी आप देख सकते हो कि टोटल 2189 करोड़ का ये लोग का अदर लाइबिलिटीज सब है, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी, जितने भी पिछले वीडियोस है, ज़्यादातर वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमेशा ऐसा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, तभी इससे मालूम पड़ेगा कि कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है। आप देखोगे 2021 में भी 1020 करोड़ का ये लोग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था, 2022 में भी 2022 में भी 1130 के आसपास, और अभी करंटली भी 1107 करोड़ के आसपास ये लोग का कहीं ना कहीं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि ऑब्वियसली लोग एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं। कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कैश फ्लो के बारे में, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, वो लोग के जेब में अभी कितना पैसा और है कि जो फ्री कैश फ्लो ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब ना वो क्या कहते हैं, ना वो कुछ नया प्रोडक्ट्स खरीदने में जा रहा है, ना वो एक्विजिशन में जा रहा है, ना कुछ जा रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है कि कल को कंटिंजेंसी या कुछ इमरजेंसी उस समय भी पैसा अपने को काम आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2013 में 130 करोड़ था, 130 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़कर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से 27.5 करोड़ हो गया। 2021 के हिसाब से भी देखेंगे तो 1375 करोड़ था, अभी 2750 करोड़ है, यानी कि वो भी डबल हो चुका है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेफिनेटली नेगेटिव है, और अगर हम लोग सेम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो भी नेगेटिव है, बट अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो 130 करोड़ हम लोग पॉजिटिव है दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात कर लेते हैं। डेटर डेज की अगर बात करो, डेटर डेज कॉन्स्टेंटली पिछले 11 साल से एक दिन का ही चल रहा है। इन्वेंट्री डेज पहले 35 दिन थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हुई, 2021 में 40 दिन की इन्वेंट्रीज हुई, अभी मार्च 2024 तक 33 डेज की इन्वेंट्री डेज चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सही चल रहा है। डेटा डेज पेएबल की बात करूँ तो 12 दिन का डेज पेएबल था 2013 में, वो घटकर अभी 8 दिन का हो गया है। मैंने हमेशा कहा है कि 45 to 60 डेज एक अच्छा रेंज होता है, बट अगर वो जितना कम हो वो भी ज़्यादा सही है, मतलब एज लॉन्ग एज ये सब रेशोज़ पे कंपनी का इम्पैक्ट, अगर नेट प्रॉफिट उस सब पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। ROCE की अगर बात करें तो 15% का ROCE था 2013 पे, 2021 में 13% का था, अभी बढ़कर वापस 19% का हो गया। डेफिनेटली यहाँ ये जो एक फेज़ था 2014 से 2019-20 तक, ये कहीं ना कहीं गोल्डन फेज़ था कि 21%, 22%, 24% वैसे प्रॉफिट बन रहे थे, वैसे ROCE आ रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं और भी ये सब थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये आप लोगों को डेटा देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 82% प्रमोटर के पास होल्डिंग थी 2017 में, 4.5% के करीब FII के पास, 3% DII के पास, और पब्लिक के पास थी 10.5% के आसपास। 2021 में आप देखोगे, 2020 में तो ऑलरेडी ये प्रमोटर होल्डिंग घट गई क्योंकि सेबी का जो मैंडेट आया था उसके हिसाब से, लेकिन वो प्रमोटर होल्डिंग्स गई कहाँ पर, 81% से वो घटकर 75% हो गई, यानी कि 6% कम हो गए। तो उसमें से 4% के करीब, 3.5-4% के करीब FII ने उठाया, और 2.5-3% DII ने उठाया, ठीक है। पब्लिक के होल्डिंग जहाँ पर जो 2017 में 10.5% थी, वो घटकर 8.5%, 9% के आसपास आ गई, ठीक है। 21 में भी कहीं ना कहीं वही सेम हालचाल चल रहा था, इनफैक्ट उसके अंदर FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटा ली, ठीक है। अभी इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये देखना कि मार्च 2024 में, ठीक है, जो ये पिछला साल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखोगे 74.64 था, जिधर प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। FIIs की होल्डिंग 8.26 थी,
DIS की होल्डिंग 8.51 है, जो कि कॉन्स्टेंटली ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। FIIs भी बढ़ाता जा रहा है, बट यहाँ पर ये लोग ने कहीं ना कहीं 2022 से थोड़ा सा लोग ने कम कर दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट के पास 0.06% है, जो कि अगेन नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी पब्लिक के पास जहाँ पर पहले 10.5% के आसपास था, वहाँ पर 8.5% हो गया। अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि आप देखोगे मार्च 2024 से सितंबर 2024 तक FIIs ने अपना 1.5 गुना मतलब 1.5% और अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है। DIIs ने ऑब्वियसली 1% के आसपास बेची अपनी होल्डिंग्स, ठीक है, लेकिन पब्लिक के पास भी कम हुई है, यानी कि FIIs ने DIIs से थोड़ा सा माल उठाया, थोड़ा सा पब्लिक से माल उठाया। अभी ये देखने की, अभी ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि ये आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा वीडियो के अगले पार्ट में या अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग ये सोचेंगे कि जब कंपनी में सब कुछ सही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक तो मुझे कुछ खराब नहीं लगा, सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, प्रॉफिट्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। अगर हम लोग क्वार्टरली के हिसाब से भी देखेंगे तो क्वार्टरली आप देखोगे सितंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 418 करोड़, ठीक है, सितंबर 2022 में 690 करोड़ हो गया, सितंबर 2023 में घटकर 623 करोड़ हो गया, बट यहाँ पर 659 करोड़ हो गया। तो डेफिनेटली 2022 के हिसाब से सितंबर के मंथ में कम आया है, लेकिन ऑब्वियसली अभी दिवाली वो सब आएगी, फेस्टिवल्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं वापस सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज हम लोग पॉजिटिव में ही चल रहे हैं, एक ट्रेंड जो चल रहा है कंटिन्यूएशन का वो चल ही रहा है, सेल्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो ही रही है। ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे हुए हैं, बट कॉन्स्टेंटली अगर हम लोग एनुअली अगर देखेंगे तो एनुअली हम लोग ग्रो कर ही रहे हैं, ठीक है। 94 करोड़ से आप देखोगे कि एक बार भी कोई भी साल प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ ये 2020 से 2021 में इधर डिक्रीज हुआ था, बट देखोगे तो कहीं भी इतना ज़्यादा कुछ डिक्रीज नहीं हुआ है, वो एक साल को छोड़कर अगर हम लोग बात करें तो फिर स्टॉक में ऐसा क्या हो गया, क्यों लोग बेच रहे हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो रिपोर्ट है बेंजिंगा इंडिया की, ये रिपोर्ट मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। अभी यही चीज़ है जो मुझे आप लोगों को मेन बतानी थी कि यूजुअली जब भी आप लोग ऐसी न्यूज़ सुनते हो तो हमेशा पहले ये देखना कि वो न्यूज़ में वैलिड कुछ है या नहीं है, कि इसमें सिर्फ आप लोगों को फंसाया जा रहा है, ठीक है। फंसाया जा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ कुछ स्कैम हो रहा है, इसका ये मतलब है जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपको वो न्यूज़ कोई ना कोई पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखना कि इसके अंदर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तभी आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड, द रिटेल चेन पोस्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 14,050 करोड़ रिप्रेजेंटिंग अ 14.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। 14.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनीज प्रॉफिट स्टूड एट 710 करोड़ ग्रोइंग 7.9 फ्रॉम अ ईयर अगो, जो भी अच्छी, वो भी अच्छी बात है। प्रॉफिट ये 8% का हो गया, रेवेन्यू 16.5% के आसपास ग्रो किया है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12.5% के आसपास ग्रो किया है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू अंडरवेट एंड कट द टारगेट प्राइस टू 3702, ठीक है। JP मॉर्गन डाउनग्रेडेड द स्टॉक टू न्यूट्रल, ठीक है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि नहीं इसके ऊपर सेलिंग आ सकती है और कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस 3700 के भाव पर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली लोग बोल रहे हैं लाइक फॉर लाइक वो सब जो सेल्स वो सब है उसके वजह से इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जमा कर पाए लोग, या जो भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसके वजह से ये लोग उतना नया रेवेन्यूज वो लोग नहीं जमा कर पा रहे, या उतना नया रेवेन्यू आ नहीं पा रहा है। बट अगर हम लोग देखेंगे JP मॉर्गन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंस्टीट्यूशन है, मॉर्गन स्टैनली भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बट JP मॉर्गन बोल रही है न्यूट्रल है। JP मॉर्गन ना बोल रहे हम लोग ना बाय कर, ना अभी बाय बोल रहे हैं ना हम लोग अभी सेल बोल रहे हैं। और अभी ये लोग का जो टारगेट प्राइस था वो लोग ने 4,700 पे लेके आया 5,400 से, डेफिनेटली लोग ने 700 पॉइंट कम किया है, बट फिर भी ये लोग अंडरवेट या सेलिंग प्रेशर वैसा नहीं बोल रहे, ठीक है। अभी जो बर्नस्टाइन है ये लोग ने तो आउट परफॉर्म बोला है, और ये लोग का जो टारगेट प्राइस है वो है 5,800 का, ठीक है। CLSA also had an outperform rating on the stock with a target price of 5360, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 4 अलग अलग बड़ी बड़ी एजेंसी है और ये रेप्यूटेड एजेंसी है, ठीक है। वो लोग खुद ही कोई बाय बोल रहा है कोई सेल बोल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन सी बात हो जाती है, और इसके अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा पैनिक में यूजुअली रिटेल
ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स ही अपना माल बेच के जाते हैं, और ऐसे में जब भी स्टॉक प्राइस सस्ता होता है तब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, चाहे FIIs हो, DIIs हो, HNIs हो, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हो, वो लोग आके माल खरीदते हैं। आप माल बेचते हो, स्टॉक प्राइस सस्ता होता है, ये लोग माल खरीदते हैं, फिर जब प्राइस ऊपर जाता है फिर आप लोग और खरीदोगे, और फिर उसके बाद वापस ऊपर जाके ये लोग स्टॉक बेच देंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट हमेशा यूजुअली बड़े लोग ही कमाते हैं। हम लोग क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं देखते, हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, क्यों, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्यों स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, वो समझने की कोशिश करो। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे, शेयर्स ऑफ द कंपनी प्लंज्ड, यानी कि गिरावट आई 8.22% टू 41965% ऑन मंडे मॉर्निंग। सिर्फ मंडे के दिन ही 8% के आसपास के लोग के अंदर गिरावट आई। क्यों? क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग था। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो है ये फ्राइडे वाला कैंडल था, ठीक है, ये वाला आप देखोगे अच्छी खासी गिरावट आई है इधर। मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। अब देखोगे इधर मंडे के दिन ये फ्राइडे वाली कैंडल पे जो क्लोजिंग हुई थी 41555 के आसपास हुई थी, मंडे के दिन आप देखो सीधा इसका ओपनिंग ही हुआ 4196 के आसपास, तो 8-9% तो वहीं पर ही गिर गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पे बिलीव करो, खुद का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे एनालिसिस पे भरोसा मत करो, खुद का एनालिसिस करो, आपको तभी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बैठा हूँ ये बताने के लिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अभी एक मैं आप लोगों का आर्टिकल यहाँ पर बताऊँगा, ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का जो रिपोर्ट है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप इससे भी इंडस्ट्री सेक्टर और सबका एनालिसिस कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे रिटेल सेक्टर का इंडिया में क्या पोटेंशियल है, 2023 में ये 12 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि 1400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी, और 2030 में 1880 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो डेफिनेटली 50% जंप 2023 से 2030 तक आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखोगे इसके अंदर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप लिखा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा या कहाँ पर से ज़्यादा रेवेन्यू या अर्निंग्स आती है इस इंडस्ट्री में। तो आप देखोगे फूड एंड ग्रॉसरी 63.30% आता है, 63.30%। एपरल्स एंड एसेसरीज उसमें आता है 7.9%। ठीक है, 7.9%, 8% के आसपास पकड़ लेते हैं। तो फूड एंड ग्रॉसरी और एपरल वो सब में मोटा मोटी 70-71% का तो जो कैटेगरी में जो पैसा आ रहा है वो इसी इंडस्ट्री से आ रहा है, इसी दो सेगमेंट से आ रहा है। अभी डीमार्ट का सबसे बड़ा ये क्या है, क्या कहते हैं, डीमार्ट में सबसे ज़्यादा लोग क्यों जाते हैं, राशन लेने। अभी अगर कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए तो भी मतलब लोग तो खाना तो खाएंगे ही, इसलिए FMCG सेक्टर मतलब एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है। हाँ, डेफिनेटली अभी डीमार्ट में कहीं ना कहीं जितना जो फास्ट ग्रोथ मिला था शायद उतना फास्ट ग्रोथ ना मिले शायद। ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि डीमार्ट कितना जल्दी अडॉप्ट करता है अपने आप को, कि कंपनी कितना जल्दी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्रेजेंस लोग अपनी बनाते हैं, और उस हिसाब से फिर समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा कौन मार्केट लीडर बन के निकलेगा। फिर जियो मार्ट भी हो सकता है होने को अमेजोन पैंट्री भी हो सकता है। ठीक है, बट डेफिनेटली ये बात है कि कहीं ना कहीं जो रिटेल मार्केट है वो अभी भी ग्रोइंग मार्केट है और पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और भले से अगर डीमार्ट इसमें फर्स्ट नंबर पे नहीं रहा मान लो, तो सेकंड नंबर पे तो रह ही सकता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो फूड एंड ग्रोसरी वन ऑफ द मेजर रीज़न है रिटेल कैटेगरी में ग्रो करने का। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें एक बार छोड़ दोगे, खाना पीना तो नहीं छोड़ोगे, तो खाना पीने के लिए आपको चाहिए राशन आप लोगों को मिला डीमार्ट से, जियो मार्ट से, ये सब जगह से ही मिलेगा। जूडियो काफ़ी ज़्यादा एक अभी ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है, लेकिन जूडियो में आप कपड़े लेने जाओगे, करेक्ट, जूडियो में तो आप राशन लेने जाओगे नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बार जूडियो का मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट डी मार्ट, जियो मार्ट या जो भी FMCG या जो फूड रिलेटेड बिजनेस है वो लोग का मार्केट इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अभी इंडियन ई कॉमर्स मार्केट, ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे FY19 यानी कि 2019 में ये 23 बिलियन डॉलर्स का मार्केट था। 2025 में एक्सपेक्टेड है 188 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, यानी कि 6 गुना तो इधर से हो गया। और FY30
का जो फोरकास्ट है, यानी कि 2030 आते आते $350 बिलियन की ई कॉमर्स मार्केट होगी, सिर्फ ई कॉमर्स ही, ऑफलाइन रिटेल स्टोर नहीं है। यानी कि जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जो हम लोग ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, और ये रिटेल में है, मतलब वही अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में नहीं है, सिर्फ रिटेल वाला। फिर अगर हम लोग वही जियो मार्ट पकड़ ले, इसके अंदर हम लोग ब्लिंकिट भी काउंट कर सकते हैं, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट भी कर सकते हैं, अमेजोन पेंट्री भी कर सकते हैं। ये सबका मिला के नहीं नहीं बोल के $350 बिलियन की ये इंडस्ट्री फोरकास्टेड है। इधर एफ लिखा है ना, इसका मतलब फोरकास्टेड, इधर भी ये लोग ने लिखा है, ठीक है। और अगर रिटेल शॉप्स के सब कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में फ़िलहाल सिर्फ 140 मिलियन शॉप्स ही है, ठीक है। मतलब रिटेल की जो शॉप्स होती है ना, जो कि अगर आप देखोगे अमेजोन पे इतने सारे अलग अलग जो कंपनीज होती है जो लोग अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो सिर्फ इंडिया में 140 मिलियन शॉपर्स ही है। बट चाइना में आप देखोगे तो 702 मिलियन है, यूएस में 211 मिलियन है। तो अभी भी यहाँ से अच्छा खासा और हम लोग को ग्रोथ दिखता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो यही है। हाँ, इधर अगर हम लोग डेटा देखें तो यही इधर डेटा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा था, मुझे लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। प्राइस के हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस के हिसाब से फ़िलहाल ठीक ठाक लग रहा है। अभी ये जो एक दो लेवल्स हम लोग ने डिस्कस करे, अगर उसके नीचे आएगा तो डिमांड ख़राब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही लग सकता है। फंडामेंटल के हिसाब से तो मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है, ना अंडर वैल्यूड लग रहा है, एक रीज़नेबल या फेयर प्राइस के हिसाब से लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इसके अलावा कोई दूसरा स्टॉक का एनालिसिस करना है, जो भी आपके दिमाग में सवाल है सब कुछ आप कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को या अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक का वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ का एनालिसिस चाहिए तो ज़रूर बताना, वो सब मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, सबसे शेयर करो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।